हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं हमारी। तो आज अंतिम क्लास होनी चाहिए केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान। लगभग हमने सभी सिलेबस जितना भी पॉसिबल था अकॉर्डिंग टू आर टेक्स्ट बुक्स लाइक एनसीईआरटी एंड राजस्थान बोर्ड बुक्स लगभग पूरा हो चुका है। पढ़ने को बहुत कुछ हो सकता है, इतने संसाधन अथाह हैं, कितना ही पढ़िए आप, जो कम पढ़ेगा हमेशा। लेकिन सफलता ज़्यादा किताब पढ़ने से नहीं आएगी, अच्छा पढ़ने से और एकदम मतलब क्या कहें, अभ्यास करने से आएगी केवल, राइट। तो बहुत कुछ है पढ़ने को, परंतु एक आइडिया लेके चलेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, केवल केमिस्ट्री नहीं आने वाली है, आपको भी पता है। केवल साइंस नहीं आने वाली है, बहुत सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपके लिए कैसे सफलता तक हम अपना मुकाम बना पाएँ या हम भी कुछ सीख पाएँ, भाई इतने बड़े पहाड़ से सिलेबस में हम कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएँ, कैसे उस ओवरकम कर पाएँ उस इतने बड़े पहाड़ से सिलेबस को। पहाड़ सा हम कह रहे हैं, पर कट ऑफ इसीलिए कम जा रही है कि बहुत कुछ रह जाता है पढ़ने से, ठीक है। तो हमें ज़रूर जोड़ना चाहिए। 8 फरवरी को हमारे यहाँ एक आरएस ओनली में रिद्धि सिद्धि के पास ऑफिस है, आरएस ओनली। तो यहाँ जुड़ सकते हैं सेमिनार के लिए, जिसमें हमारे मदन लाल डेलू जी आरएस ऑफिसर हैं। आरएस 2023 भर्ती में सेलेक्टेड आरएस हैं, रैंक 13, बहुत शानदार रैंक है। टॉप 20 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तो आरएस में सेलेक्ट होना अंडर 100 में, उसमें भी टॉप 20 में आना, तो सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात, हाल फिलहाल में ही सेलेक्ट हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इनसे आप सीख सकते हैं। जुड़िए आप आके, ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। आज हम छोटे छोटे 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है फर्टिलाइजर्स, सेकंड स्वीटनर एंड थर्ड इज बाइंडर। तो तीनों को देखते हैं बहुत जल्दी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो फर्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। आप सब ने देखा होगा, खेतों में हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरिया हमारे खेतों में डाला जाता है, डीएपी डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट डालते हैं, या फिर एनपीके आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, क्योंकि हम सब लगभग गाँव से बिलोंग करते हैं, सबने खेतीबाड़ी से कहीं ना कहीं वास्ता रखा है। तो क्यों डालते हैं उर्वरक? क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं रहती है। कहीं जलोढ़ मृदा है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं लेटेराइट है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं रेतीली मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं कछारी है, बहुत सारी हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो हर जगह हर मिट्टी में हर संसाधन नहीं मिलते हैं, या हर मिनरल नहीं मिलता है। इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि मिट्टी को भी पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जो हमारे शरीर को जैसे न्यूट्रिएंट चाहिए ना, कि हमें भी पोटेशियम चाहिए, हमें भी, हमारे भी मैग्नीशियम चाहिए, हमें भी लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, वरना बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं शरीर में। उसी प्रकार एक मृदा को भी चाहिए होता है पोषण तत्व। इसलिए मृदा लिविंग मान के चलो आप एक प्रकार से, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं मृदा के अंदर भी, तभी वहां से एक फसल उग कर आ रही है। सही बात है ना। तो प्रकृति जननी है हमारी, राइट। तो उर्वरक या फर्टिलाइजर ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि पौधों को रिक्वायर्ड पोषक तत्व मिल सके, जिससे कि फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। उर्वरक, फर्टिलाइजर। आपने ये भी देखा होगा गाँव में जो घरों में खाद बनता है, ये जैसे कि पशुओं का जो मलमूत्र आदि होते हैं, या फिर कहें कोई पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, या कोई और फसलों के और कोई अवशेष हैं, रेजिड्यू हैं, या कहें कि कुछ हमारे सब्जी जो उत्पादित होती हैं, सब्जी प्रयोग में लाई जाती है हमारे किचन में, उन सब से जो कचरा इकट्ठा होता है, उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं हम वर्ष भर में। आपने देखा होगा गाँव में गड्ढा खोद के वहाँ डाल देते हैं, तो बाद में उसका भी बहुत अच्छा खाद बनता है, जिसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, हमें जो मैन्योर कहते हैं इंग्लिश में, वो भी एक खाद है। पर उसमें हर चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली बन रहा है, खुद से बन रहा है, तो कई चीज़ें उसमें नहीं होंगी, क्योंकि वो टेलर मेड नहीं है, वो मैन मेड नहीं है। उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी जो हम चाह रहे हैं। होंगी बिल्कुल, नाइट्रोजन भी होगा, थोड़ा फास्फोरस होगा या पोटेशियम होगा, पर उतनी मात्रा नहीं होगी जितना एक मिट्टी को चाहिए होता है। इसीलिए केमिकली खाद बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उर्वरकों के प्रकार देखिए आप, जैसे हैं ऐसे ही लेने, बहुत सरलता से समझ में आ जाएंगे। रासायनिक उर्वरक, या कहें आप केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिनका दूसरा नाम होता है इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं केमिकल के द्वारा, दैट्स वाई दीज आर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो हैं जो बनाए जा रहे हैं प्रकृति के अवयवों का प्रयोग करके, स्वतः बनाए जा रहे हैं, मतलब ज्यादा कोई केमिकल प्रक्रिया इन्वॉल्व नहीं है। रासायनिक या इनऑर्गेनिक उर्वरक पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं कारखानों में, मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली। पौधों को पोषक तत्व शीघ्र उपलब्ध करवाते हैं। भाई इसमें तो ये है कि फला खेती को, भाई गेहूं को अलग उर्वरक की आवश्यकता होती है, जौ को अलग होती है, बाजरे को अलग है, और अन्य फसलों को अलग अलग है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि कहीं नाइट्रोजन की अधिकता चाहिए किसी फसल को तो उस प्रकार से बनाओ भाई, कहीं पोटेशियम चाहिए, कहीं अन्य कोई चाहिए पोटेशियम के अलावा और फास्फोरस चाहिए, तो अलग अलग तरीके से उर्वरक बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, शीघ्रता से पोषक तत्व उपलब्ध करा देते हैं पौधे को जो चाहिए होता है, राइट। अब उदाहरण देखो इनके, सबसे बड़ी बात तो उदाहरण है यूरिया, फेमस है, आपने सबने सुना होगा। यूरिया कब डाला जाता है, जब फसल को नाइट्रोजन चाहिए होता है, जैसे दलहन वाली फसलें हैं हमारी, जैसे कि सर्दियों में जो फसलें होती हैं हमारी, उनमें यूरिया डलता है बहुत ज्यादा, आपने देखा हो। सर्दी वाली फसल कौन सी है, गेहूं है, सरसों है, जो चना है अभी जो उगाई जा रही है, गेहूं में डलता है, आपने देखा होगा यूरिया डाला जाता है, गांव में आप रहे हो तो, क्योंकि ये नाइट्रोजन देता है यूरिया, राइट। सेकंड अमोनियम सल्फेट, इसमें नाइट्रोजन भी होता है और गंधक भी होती है। गंधक कहते हैं सल्फर को, लिखा भी है इंग्लिश में भी सल्फर, सल्फर को गंधक बोलते हैं, एस लिखते हैं ना। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन तो है ही है, गंधक भी है थोड़ी बहुत। तीसरा है सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी और होता है एक, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। फॉस्फोरस यदि चाहिए हो तो सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे हम, खाद है जो। और लास्ट में म्यूरिएट ऑफ पोटास, ये पर्टिकुलरली पोटास के लिए म्यूरिएट ऑफ पोटास, पोटेशियम होता है इसमें, पोटेशियम को के लिखते हैं हमें, आपको पता होगा। म्यूरिएट ऑफ पोटास होता है पोटेशियम क्लोराइड एक प्रकार से, राइट। ये मेन उदाहरण है जो दैनंदिन जीवन में काम में आते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, जो कि केमिकली बनाए जा रहे हैं लेबोरेटरी में। और किस प्रकार डिजाइन किए जा रहे हैं, जितने जिस फसल को जिस भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, और ये सब न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सब, अमोनिया, सल्फर। अगला है बच्चों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स। अब देखो सबसे बढ़िया तो मैन्योर होते हैं, ये तो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया का मेरा मतलब क्या है, जो फसल ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करके फसल उग रही है या कोई उत्पादन हो रहा है, चाहे गेहूं है, चाहे बाजरा है, चाहे अन्य कोई फसल है, चना है, यदि वो ऑर्गेनिक खाद से उत्पादित हो रही है इनका यूज करके, तो उसमें क्या होगा, केमिकल नहीं होंगे, पहली बात तो केमिकल फ्री होंगी वो, क्योंकि वो डेली के हमारे कंपोस्ट से बनी है। हमारा जो कचरा है डेली लाइफ का, जो घरों में निकलता है, सब्जियों का कचरा, आटे का कचरा, या अन्य कोई फल का कचरा, या कोई पत्ती है कुछ इस प्रकार से, राइट। तो इसमें क्या होगा, केमिकल नहीं होंगे पहली बात तो, राइट। केमिकल का मतलब है रसायन, वो वाले जो सिंथेटिकली बनते हैं लेबोरेटरी में, वो नहीं होंगे, वरना केमिकल तो हर जगह डेली लाइफ में है ही। एक आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें भी कार्बन है, और एक नॉर्मल केमिकल बना रहे हैं उसमें भी कार्बन है। पर हम जो बना रहे हैं लेबोरेटरी में वो मैन मेड है, उसमें इंटरवेंशन है, प्रकृति में जो पाया जा रहा है वो नॉर्मली शुद्ध होता है, ये मान के चलते, खुद से जो खुद से एग्जिस्ट करता है, हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है इंसानों का, तो वो शुद्ध माना जाता है। तो ऑर्गेनिक खाद क्या होंगे, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखेंगे, मिट्टी की जीवंतता को बनाए रखेंगे, मिट्टी के क्षय को नहीं होने देंगे, जो डिके होती है मिट्टी, और उनसे जो प्रोडक्ट हम खाएंगे, गेहूं या फिर चना या बाजरा, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें केमिकल उतने ही होंगे जितना प्रकृति अलाउ करती है कि एक शरीर में जाना चाहिए, इसलिए ये सबसे अच्छे हैं। पर इनको यूज क्यों नहीं करते भाई, इसलिए नहीं करते कि ये फसल का उत्पादन नहीं होता है, हमारी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। मान लो एक घर में चाहिए 100 किलोग्राम गेहूं साल भर में, अब हम इस खाद को डालें ऑर्गेनिक वाले को तो 25 किलोग्राम ही होगा, लेकिन यदि हम खाद ला के डालें मार्केट से, जो यूरिया या अमोनियम फास्फेट आदि डालें, तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ये भी कारण है, क्योंकि किसान के पास आजीविका का केवल एक ही स्रोत है लगभग, और ये बहुत विडंबना की बात है किसानों के लिए, क्यों, केवल कृषि ही उनके लिए एकमात्र लाइवलीहुड है, उसके अलावा वो मतलब है ही नहीं। अभी तो फिर भी चलो ऑप्शंस आ गए, बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन जनरली यही रहा है कि ज्यादातर जो किसान है, छोटे किसान है भारत में, सीमांत या मार्जिनल किसान है, तो उनको खेती में केवल अपना पेट नहीं भरना है, उन्हें अपना घर भी चलाना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए उन्हें खादों का प्रयोग लेना पड़ता है, केमिकल खाद का, ताकि भाई मैं
कुछ मैं अपने लिए बचा पाऊं अपने खाने के लिए, कुछ मैं बेच पाऊं ताकि मुझे लाभ हो और मैं अपना दैनिक अपनी गृहस्थी चला पाऊं। तो ये भी कारण है उनका यूज करने का, मजबूरी भी है, ठीक है। परंतु सबसे अच्छे खाद होते हैं जैविक उर्वरक, राइट। तो पौधे और पशुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होते हैं, मैंने बता दिया, आपने जरूर देखा होगा, गोबर आदि सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, उसी में पत्ती जा रही है, उसी में हमारा घर का कंपोस्ट जा रहा है, किचन का जो किचन में से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है उससे खाद बनता है, बहुत अच्छा खाद होता है। मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार करते हैं, क्योंकि मिट्टी में, क्योंकि ये हैं प्रकृति के, प्रकृति में मिल जाते हैं भाई, कोई केमिकल का इन्वॉल्व नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि केंचुआ खाद बना सकते हो, जो आपने घरों में से जो कंपोस्ट निकाला है या अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे करें उनमें आप पानी डाल दो और केंचुए डाल दो तो और अच्छा खाद बन जाता है। वर्मी कल्चर करते हैं बहुत सारे लोग हैं, केंचुआ बहुत अच्छा खाद बनाता है। केंचुआ किसान का मित्र माना गया है आपको, क्योंकि मिट्टी को उर्वरक बनाता है। वो पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी छठी सातवीं क्लास में, केंचुए के बारे में, किसानों का मित्र कहा जाता है। उदाहरण कौन कौन से हैं इसके, कौन से खाद हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिनको मैन्योर कहते हैं, मैन्योर इंग्लिश में, राइट। कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद और हरी खाद, ये सब उदाहरण है। अब अगला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फर्टिलाइजर का, न्यूट्रिएंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये तो था स्रोत के आधार पे, अब न्यूट्रिएंट के आधार पे, पोषक तत्वों के आधार पर फर्टिलाइजर के विभिन्न प्रकार होते हैं। देखो, पहला प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके ऊपर क्लासिफिकेशन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं प्राइमरी के ऊपर, कि प्राइमरी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मेन जो मिट्टी को चाहिए उर्वरक, वो मेन है 3 ये ऐसे खनिज हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। याद करना है एनपीके, और इस नाम से खाद भी आता है एनपीके, जैसे यूरिया आता है ऐसे एनपीके भी आता है। यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है, एनपीके में तीनों होते हैं एक निश्चित अनुपात में, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये मेन एनपीके क्या है? मुख्य पोषक तत्व हैं फर्टिलाइजर के, जो कि मिट्टी को चाहिए होते हैं। तो उनमें देखो नाइट्रोजन है, ये क्या करता है? नाइट्रोजन पत्तियों की वृद्धि करवाता है, और हरित वर्णक, हरित वर्णक, क्लोरोफिल होता है एक, लीफ ग्रोथ और क्लोरोफिल को बढ़ावा देता है नाइट्रोजन। और क्लोरोफिल क्या है? जो क्या करवाता है? पढ़ाओ, फोटोसिंथेसिस करवाता है पौधों में, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो वो ये क्लोरोफिल है, ठीक है, ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है ये जो क्लोरोफिल है। जो हरित वर्णक इसीलिए कहा गया है, कहा भी ये जाता है कि पत्ती हरी भी इसी के कारण है, हरित वर्णक है ये, राइट। क्लोरोफिल बढ़ावा देता है और पत्तियों की वृद्धि होती है नाइट्रोजन के द्वारा। और आप कहेंगे सर भोजन बनाएंगे, नाइट्रोजन भोजन को बढ़ावा दे रही है इनडायरेक्टली, क्योंकि क्लोरोफिल बढ़ रहा है तो भोजन की मात्रा बढ़ेगी, पौधे की बनाने की क्षमता बढ़ेगी भोजन की। तो भैया भोजन ही तो फसल बन रही है, अल्टीमेटली भोजन क्या है? पौधों का भोजन क्या? फल है उनका, जो फल निकल रहा है भाई, तो वो अल्टीमेटली हमारी हेल्प करेगा, समझ रहे ना? क्योंकि हम उसी पे निर्भर हैं, हम शाकाहारी हैं, पर हम प्राइमरी वो नहीं है, क्या कहें, प्राइमरी उत्पादक नहीं है। हमें जो प्राइमरी उत्पादक तो पौधे होते हैं, हम तो उन पे निर्भर हैं एक प्रकार से। हम बनाने वाले नहीं है भोजन खुद का, हम तो पौधों पे निर्भर है, क्योंकि पौधे खुद भोजन बना रहे हैं, उन्हीं से हमारी फसल आ रही है, वहीं से हमारे फल आ रहे हैं, समझ रहे ना? तो नाइट्रोजन हो गया। देन फॉस्फोरस, ये जड़ों का विकास कर पाता है, वो पुष्पन में सहायक होता है, रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग में हेल्प करता है फॉस्फोरस, याद रखेंगे। तीसरा पोटेशियम, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और फसल की क्वालिटी को बढ़ाता है, गुणवत्ता बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है पोटेशियम से। रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे हमारे अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी पावर, तो पौधों में भी होनी चाहिए, वरना क्या होगा? पौधा कमजोर होगा, रोगों से लड़ने लायक नहीं होगा, तो नष्ट हो जाएगी फसल। बहुत सारे रोग लग जाते हैं, फफूंदी लग जाती है पौधों में, बहुत सारे कीट हमला कर देते हैं पौधों पे, तो पौधे नष्ट हो जाते हैं। तब ये पोटेशियम उनकी क्षमता को बढ़ाता है, सही है। 3 ये कैसे न्यूट्रिएंट हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, जो फसल को चाहिए होते हैं। सेकेंडरी पोषक तत्व, ये ऐसे पोषक तत्व हैं कि ये भी चाहिए होते हैं, परंतु ये एनपीके से कम चाहिए मात्रा में। वो कौन कौन से हैं भैया? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, ये चाहिए बिल्कुल, पर ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ये मॉडरेट चाहिए भाई, मिनी बीच की सी मात्रा चाहिए इनकी। और लास्ट में सूक्ष्म पोषक तत्व,
ये सूक्ष्म है, यानी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है साहब, तीसरी कैटेगरी। ये भी चाहिए पर कम मात्रा में चाहिए। ये कौन कौन से होते हैं? आयरन होता है, जिंक होता है, कॉपर है, बोरॉन है और मैंगनीज है। हिंदी में देख लीजिए, लौह, लोहा, जस्ता, ठीक है, जस्ता माने जिंक, तांबा भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए और मैंगनीज भी चाहिए होती है किसको? पौधों को। तो याद रखने, एनपीके प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, और माइक्रोन्यूट्रिएंट फसलों के लिए जिनके आधार पर उर्वरक बनाए जाएंगे वो कौन से? लोहा, जस्ता, तांबा, बोरॉन और मैंगनीज। क्लियर? चलें आगे। अब मेजर फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ मेन उर्वरक हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है वो दोबारा देख लेते हैं। हमने शायद पहली स्लाइड में भी ये थोड़ा सा देखा था। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन पाया जाता है बच्चों, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट क्या है? अमोनियम, ये होना चाहिए शायद NH4NO3 2, मतलब अमोनिया है इसमें, देखो नाइट्रोजन ज्यादा है अमोनियम में। अमोनियम नाइट्रेट में देखो यहां भी N का अणु आ रहा है और नाइट्रेट में भी आ रहा है, तो इसमें भी नाइट्रोजन है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट होती है, मतलब फास्फोरस होती है, और फास्फोरस हमारे अंदर भी होती है, हमारे शरीर के अंदर हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है फास्फोरस। हम जब बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ एंड साइंस, हेल्थ एंड वेलफेयर, हमारा हेल्थ एंड वेलबींग, हम कैसे स्वस्थ रह पाते हैं, हमारे कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे अंदर भी न्यूट्रिएंट्स के जो हमें चाहिए ही है हमारी बॉडी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे फैट है हमारे अंदर प्रोटीन है, और भी आयरन भी हमें चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें, उनमें हमारे अंदर फास्फोरस भी होती है, हमारे मतलब इंसानों के भीतर, जो हड्डियों को मजबूत करती है। फिर है डाई अमोनियम फास्फेट, DAP कहते हैं। ये खाद भी आपने सुना होगा, गाँवों में कभी रहे हो तो DAP ले आए साहब, हम तो DAP या यूरिया ले आए, तो DAP ये होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है, और लास्ट में पोटास, उसमें पोटेशियम होता है। तो ये उदाहरण है, कहीं आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग कभी आ जाए गलती से, और दैनंदन साइंस का पार्ट है, पढ़ें ना पढ़ें तब भी काम चल जाएगा, पढ़ें तब वो हेल्प मिल जाएगी, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन में हो सकता है गलती से आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है डेली लाइफ के, और ये हमारे मेंस का भी पार्ट है। मैंने कहा ना, हमने आधार कहां से बनाया है? प्री का, क्योंकि प्री में कोई डिफाइन नहीं दे रखा केमिस्ट्री पर्टिकुलर, परंतु मेंस में दे रखी हमारे, तो वहां से आइडिया लिया है हमने। फिर है बायो फर्टिलाइजर, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, यूपीएससी में कई बार जैव उर्वरक के बारे में आया है। इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जब यूपीएससी में कोई तैयारी कर रहे हो तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा बायो फर्टिलाइजर, और बहुत ही करंट डायनेमिक टॉपिक है जैव फर्टिलाइजर्स। तो क्या है भाई? कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नेचुरली। इनमें क्या होता है बायो फर्टिलाइजर में? जैविक जीवित सूक्ष्म जीव है इनमें भाई, लिविंग सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं इनमें, कि जो खुद ही जीवित हैं, और वो स्थिरीकरण करेंगे नाइट्रोजन का। वन की वो एनवायरमेंट में, एक बात आओ, हमने यूरिया डालना पड़ा हमें हमारी मिट्टी में, पर आपने एक बात सोचिए, नाइट्रोजन कितनी है पूरे वायुमंडल में? कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है एयर में बताइए? 78%, परंतु मिट्टी को नहीं मिल रही वो, क्योंकि वो वायुमंडल में है। पर कोई ऐसी, इसलिए हमें यूरिया डालना पड़ रहा है, इसीलिए हमें अमोनियम फॉस्फेट डालना पड़ रहा है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी में इतनी क्षमता होती कि वो खुद ही ले लेती नाइट्रोजन को वातावरण से, तो जरूरत ही नहीं थी डालने की। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच लेते हैं, तो वो इनको ही कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। ये नाइट्रोजन या कोई अन्य कोई कंपोनेंट है उसको ये ले लेंगे वहां से, वातावरण से। तो कितनी बड़ी बात है कि जो न्यूट्रिएंट चाहिए मिट्टी को, वो कोई ना कोई सूक्ष्म जीव पहले से विद्यमान है मिट्टी में, या हमने डाल दिया है किसी जीव के रूप में मिट्टी में, तो वो अपने आप ले लेगा जो हमें चाहिए, पोषण तत्व हमें मतलब मिट्टी को चाहिए, तो वो ये बायो फर्टिलाइजर है। तो देखो आप, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें प्राकृतिक रूप से पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई खाद का प्रयोग नहीं, केमिकली खाद का। देखो आप, जो उदाहरण देखो आप, राइजोबियम नाम का क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, राइजोबियम, नाम सुना होगा 100%। ये दलहनी पौधों में पाया जाता है, इनकी जड़ों में पाया जाता है, दलहनकी में जो दालें होती हैं हमारी, पल्सेज जो होती है हमारी, उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम याद रखना है। और ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स करता है। लेग्यूम बोलते हैं दलहनी पौधों को,
जो दालें होती हैं दलहन पौधे कहलाते हैं, आपने पढ़े होंगे, उनमें राइजोबियम है। फिर है एजोबैक्टर। एजोबैक्टर क्या करता है, गैर दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का गैर दलहन में, जो दाल नहीं है, एजेटोबैक्टर है। एक है राइजोबियम। राइजोबियम दाल वाले पौधों में पाया जाता है, एजोबैक्टर पाया जाता है बच्चों गैर दलहनी पौधों में। और पर्टिकुलरली दोनों का काम नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेना है और उस पौधे को देना है। दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखना है। तीसरा होता है बच्चों नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार प्रश्न आते हैं इनके यूपीएससी में एनवायरमेंट के संदर्भ में। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, धान के खेतों में पाई जाती है और यह भी फिक्सेशन करता है धान के खेतों में पोषक तत्वों का, याद रखना है। पैडी फील्ड्स, धान के खेत होते हैं ना, धान किसे कहते हैं पता होगा आपको, धान चावल को कहते हैं, चावल की खेती को। तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर, एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिया हुआ है, ये बड़ी क्लास में हो रहा है बल्कि ये टॉपिक है जो 11th-12th की बायोलॉजी में शायद। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या है बता दिए यार, क्या क्या है आपको सबको पता है, बहुत सारे हैं, आप खुद सोचोगे तो इतने सारे आ जाएंगे कि उर्वरकता बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, फसल उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी को दूर कर रहे हैं। भाई नाइट्रोजन कमी है, डाल दो, एनपीके डाल दो, या फिर जो वो डाल दो डीएपी डाल दो, या फिर वो डाल दो आपका यूरिया डाल दो, नाइट्रोजन कमी पूरी हो रही है। सघन कृषि के लिए आवश्यक है, इंटेंस खेती चाहिए हमको भाई, बहुत ज्यादा घनी खेती चाहिए, तो वहां काम में आते हैं। खाद्य सुरक्षा को समर्थन करते हैं प्रदान, ये आपके मेंस के हिसाब से टॉपिक है, ये खाद्य सुरक्षा को समर्थन देते हैं। इसको मैं थोड़ा बता देता हूं कैसे देंगे खाद्य सुरक्षा को। हमारे यहां 1969 से पहले जब हमारे यहां हरित क्रांति नहीं आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो हमारे भारत में खाद्य बहुत कम हो पाता था उत्पादन, हमें बाहर से आयात करना पड़ता था विदेशों से। आप इकोनॉमी पढ़ोगे जब पता लगेगा। जब हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब क्या हुआ, हमारे हाई यील्ड, हमारे साइंटिस्ट ने, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने मेहनत की बहुत ज्यादा किसानों के लिए, देश के लिए कहीं अल्टीमेटली, ताकि हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता बढ़े खाद्य के ऊपर, लोग निर्भर नहीं रहे विदेशों के ऊपर, और लोगों की, हमारे जितनी भुखमरी की जो समस्या है, गरीबी का जो लेवल है वो कम आए, इसके लिए ये क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। शायद वही होंगे, स्वामीनाथन जी थे, और भी थे बहुत सारे साइंटिस्ट, पर उनका मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नाम आता है। जैसे दूध की क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन जी का नाम आता है। तो क्या हुआ था, हाई यील्डिंग वेराइटी बीज आए थे उस समय, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लाए गए थे, ताकि भाई ऐसा बीज बनाओ, ऐसा बीज मैन्युफैक्चर करो ऑर्गेनिक केमिकली लेबोरेटरी में, जो ज्यादा उत्पादन दे, और कब, पानी भी कम मिले उसे, मतलब पोषण भी इतना ना मिले, फिर भी अच्छा उत्पादन दे दे कहीं भी। तो देखो आज गेहूं ही गेहूं से पटा पड़ा है हमारा पूरा बाजार, वरना पहले इतना गेहूं नहीं था भारत में। पहले मोटा खाद्यान्न चलता था, स्पेशल नॉर्थ भारत की बात करें तो मोटा अनाज चलता था, जैसे बाजरा, ज्वार आदि खाते थे, चना। उसके बाद गेहूं बहुत ज्यादा हो गया 1970 के बाद भारत में, कारण यही हाई यील्डिंग वैरायटी। क्यों, खाद्य सुरक्षा देनी थी भाई, खाद्य उत्पादन इतना था ही नहीं, फसलों का इतना उत्पादन हो ही नहीं पाता था। एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी बीज आए, दूसरे उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, फर्टिलाइजर का, परंतु उसके नुकसान भी बहुत सारे हुए। फायदे तो हुए, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा ज्यादा, वरना ये टॉपिक पूरा आप 2-3 घंटे डिस्कस कर सकते हो, परंतु इकोनॉमी का पार्ट है, यहां से हम भटक जाएंगे टॉपिक से, और हमारे ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत हमें पढ़ने को मिलेगा, और करंट में भी आपको जरूर, आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा का समर्थन करता है, परंतु दुरुपयोग क्या हुआ कि इतना सारा फर्टिलाइजर का उपयोग होने लग गया कि हमारे आज खाद्य सुरक्षा तो हो गई, अब बेनिफिट के लिए भाई चलो लाभ हो जाए, हमें बेचेंगे, ज्यादा फसल होगी, तो उससे ये नुकसान हुआ कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो गई, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, मिट्टी में जो पहले जो ताकत होती थी वो कम हो गई, हमारी फसलों में जो ताकत होती थी वो भी कम हो गई हमारे। ये इसके नुकसान हैं, परंतु ये हमारा टॉपिक नहीं है, वरना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमारे जानने योग्य है और जो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा भी होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है खाद्य सुरक्षा को समर्थन देते हैं उर्वरक, कि भाई जहां जिस फसल, जो बिना उर्वरक के जिस पर्टिकुलर जमीन में फसल मान लो कोई 100% हो रही है, तो बाद में उर्वरक डालने पे 500% हो रही है, सीधी 400% की वृद्धि, तो खाद्य सुरक्षा होगी मजबूत। पर अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा उपयोग भी गलत है।
अब है हानि क्या है, देखो अधिक उपयोग से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जल प्रदूषण होता है। क्यों होगा जल प्रदूषण, ये बात सोचने की है कि भाई आपने खाद डाला अपनी खेतों में, लेकिन जल प्रदूषण क्यों हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि जो उनके मतलब क्या है, खाद्य हैं, खाद्य के जो कंपोनेंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो बाद में बारिश के माध्यम से, फसल तो हो गई उत्पादन, हमने कर ली, काट ली और ले आए घर पे, लेकिन जब उसमें से पानी आएगा खेतों में बारिश के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से, तो पोषक तत्व बह के जल में आ जाएंगे, कोई वाटर बॉडी में आ जाएंगे, वहां जल पॉल्यूशन होगा। तो आपने देखा होगा हमारे जो काई छा जाती है कई बार तालाबों में या कहीं पानी के रिसोर्सेज में, जिसको हमारे पशु पीते हैं या अन्य कई उत्पाद और कोई भी काम आते हैं, डेली लाइफ में पानी काम आता है, वो काम में नहीं रह पाता है। ये जल पॉल्यूशन ही है, वाटर पॉल्यूशन ही है ये जो, ठीक है। बाकी के ये सब टॉपिक आपके एनवायरमेंट जब पढ़ेंगे तब आएंगे, और ज्योग्राफी में भी आएंगे ये टॉपिक है जो जल प्रदूषण होता है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये कहीं आ जाए ऑप्शन में कि जल प्रदूषण क्या उर्वरकों से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कारण क्या है, पोषक तत्व ज्यादा होंगे तो जलाशय में आ जाएंगे, वहां जल को कुंभी पैदा कर देंगे। उससे एक और नुकसान है कि अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो जल के जीव जंतु हैं, मछली या मछली, केकड़े या अन्य कोई स्पीसीज उसमें रहती है पानी, वो भी नष्ट हो जाएंगी अल्टीमेटली, क्योंकि उनको तो आदत नहीं है इस प्रकार की, भैया उनको भी खुला वातावरण चाहिए, लेकिन उनकी पूरी सरफेस तालाब की साफ काई से छाई पड़ी है या जल को कुंभी छाई पड़ी है, तो नीचे के जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बहुत चीजें, उनका बैलेंस बिगड़ेगा, उनकी इकोलॉजी बिगड़ेगी उनकी। फिर मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या घटती है केमिकल से, क्योंकि मिट्टी में पहले से ही बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मिट्टी एक जीवंत संरचना है बच्चों, तो वो भी नष्ट होंगे जब ज्यादा पोषण जाएंगे, ज्यादा केमिकल जाएगा। और लास्ट का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है केमिकल से, ठीक है। ये सारे टॉपिक है ना ये उर्वरक वाले, ये जो ग्रीन हाउस गैस क्या है, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जल पॉल्यूशन क्या है, मिट्टी कैसे डेके होती है, ये सब एनवायरमेंट में आने वाले हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, आएगा जब टॉपिक। अभी सिर्फ इस नजर से पढ़ रहे हैं कि उर्वरक हम क्या होते हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, सिर्फ वो जान रहे हैं हमें जो, ठीक है। फर्टिलाइजर हो गया पूरा, पानी पी के एक नया टॉपिक और देखते हैं अभी। तो नाम से क्लियर है, मधुरक, मधु माने शहद, मीठा, मधु माने मीठा या शहद को कहते हैं ना, मधुरक या स्वीटनर, ये भी हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। मधुरक क्या होते हैं भाई, ऐसे पदार्थ जो किसी भी भोजन को या पेय पदार्थों को, जो ड्रिंक्स लेते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक आदि जो भी है, सबको मीठा करते हैं स्वाद को उनके ना। सिंपल है, डायरेक्ट देखना है, प्राकृतिक मधुरक, ये भी हमारे मेंस का भी हिस्सा ध्यान है और डेली लाइफ का पार्ट भी है, तो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इस। उदाहरण देखो इसके, प्राकृतिक मधुरक के, चीनी है, आपने देखा होगा चीनी सबने इतनी यूज में आती है, डेली चाय पीते हैं हमें जो। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शहद है और जैगरी है, गुड़ है, ये सभी नेचुरल हैं, मतलब ये इनमें कोई केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब नेचुरल का मतलब है कि नेचुरल स्रोतों से बन रहे हैं ये जो, जैसे गुड़ किससे बनता है, गन्ने से बनता है, गन्ना कहाँ बनता है, गन्ना है जो फसल है एक है जो, सही है, प्राकृतिक स्रोतों से मिल रहे हैं, शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। चीनी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शहद और गुड़। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, आपके पता है ना आपको, ग्लूकोज पाया जाता है, तुरंत एनर्जी देते हैं, ये सब इनकी ये खासियत है। ये जो है नेचुरल, ये जो स्वीटनर है, तुरंत एनर्जी देंगे, कोई भी फल खाओ तुरंत ऊर्जा आएगी आप में, तुरंत ऐसी और ऊर्जा आएगी जो तुरंत पचने योग्य है। अब आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, और इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के। देखो आप है जो कृत्रिम मधुरक, रासायनिक विधि से बनते हैं, यह है आर्टिफिशियल स्वीटनर, रासायनिक विधि से है मतलब सिंथेसाइज किए गए हैं। जहां भी सिंथेटिक वर्ड आएगा मैं कह रहा हूं याद रखना है, लेबोरेटरी में बन रही है वो चीज, मतलब मानव निर्मित है, मैन मेड है, केमिकल इन्वॉल्वमेंट है। अत्यधिक मिठास देते हैं परंतु कैलोरी बहुत कम होती है। भाई कैलोरी जो होती है इंग्लिश में कैलोरी, जो भी कैलोरी कह लीजिए, जो कैलोरी होती है वो बहुत कम है। चीनी में क्या कैलोरी बहुत ज्यादा है, मीठा तो दे रहा है नेचुरल, पर कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, हमारा वजन बढ़ा देती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है चीनी। इसीलिए कहते हैं ना कि चीनी से बचना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर सलाह देंगे चीनी, सफेद चीजों से बचो ऐसे बोलते हैं। चीनी आ गई जिसमें कहते हैं, दूध की भी कहते हैं आजकल तो, और नमक की भी कहते हैं, वो भी वाइट है। तो ये क्या है, चीनी क्या करती है, बहुत जल्दी आपको वो देगी, क्या ऊर्जा देगी, परंतु बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देगी।
परंतु आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या, मीठा तो बहुत ज्यादा प्रदान कर देंगे आपको, परंतु कैलोरी को बहुत बढ़ा देंगे। ये कौन, नेचुरल जो स्वीटनर है, परंतु ये वाले जो हैं ये कैलोरी तो कम रखेंगे या जीरो रखेंगे, पर मीठा दे देंगे, तो पूर्ति हो गई सभी की। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुगर हो रखा है, शुगर को डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, वो चीनी नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन की कमी आ जाती है उनमें। वो मैं बाद में बायोलॉजी में पढ़ेंगे अपन, कहीं ना कोई टॉपिक इंटर रिलेटेड होता है सभी सब्जेक्ट का, साइंस में तो जनरली, फिजिक्स को छोड़कर, राइट। तो इनमें क्या होगा, कैलोरी कम होती है, तो डायबिटीज वाले को बहुत फायदा हो गया कि मीठा भी मिल गया और कैलोरी भी नहीं बढ़ी, उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं बिगड़ा, परंतु इसके नुकसान भी बहुत होंगे, देखो बताऊंगा अभी मैं आपको। उदाहरण देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पेपरों में। ग्लूकोज मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं, सैकेरिन, ग्लूकोज, एस्पार्टम, बहुत आते हैं ये प्रश्न ऐसे, और ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सभी बच्चों। तो सैकेरिन एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, चीनी से लगभग 300 से 400 गुना अधिक मीठा है, सोचो आप, है जो 300 से 400 गुना मीठा चीनी से, और चीनी से 1/4 के बराबर भी कैलोरी नहीं है, 1/10 के बराबर भी कैलोरी नहीं है इसमें, सोचो आप। तो अच्छा लग रहा है देखने में, पर कहना अति सबकी बेकार होती है, ये भी बेकार है। एस्पार्टम, ये कहां यूज में आता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये एस्पार्टम, ठंडे जो खाद्य पदार्थ और शीतल पेय होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो कई बार, कोल्ड ड्रिंक, उनमें एस्पार्टम पाई जाती है। तीसरा सुक्रोलोज, ये ऊष्मा में स्थिर रहता है, हीट में स्टेबल रहता है, ये भी एक प्रकार का, सुक्रोलोज भी एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक है। और लास्ट में है एसएस सल्फेम, सल्फेम के, इधर देख लो एक बार, सैकेरिन, एस्पार्टम, सुक्रेलोज एंड एसे सल्फेम के, इसको आराम से पढ़ना, एसे सल्फेम के, ये चारों ही कैसे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, कृत्रिम मधुरक हैं। ये कैलोरी ना के बराबर या जीरो, और मिठास 300 से 400 गुना नेचुरल शुगर से। फिर है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस देख लो आप भाई, मधुमेह रोगियों के लिए, जिनके डायबिटीज है, उनकी समस्या सॉल्व कर रहे हैं, भाई तुम खाओ मीठा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। कम कैलोरी देते हैं, मोटापे को रोकथाम में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु डिसएडवांटेज 100% होने ही होने, कोई चीज में दोनों चीजें होती हैं टेक्नोलॉजी में, लाभ भी हैं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। अधिक मात्रा में सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि केमिकली बनाया हुआ है, सिंथेटिकली है। नेचुरल जो चीज हमारी बॉडी में आ रही है वही हमारे साथ एक सार होगी, हमारी बॉडी में लगेगी। यदि उसके अतिरिक्त हम कुछ भी ले रहे हैं ना लगातार, तो वो निश्चित तौर पे नुकसान पहुंचाएगा शरीर को। अधिक मात्रा में नुकसान होंगे, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं है, यानी रिकमेंड नहीं किया जाता बच्चों को और प्रेग्नेंट लेडीज को, ये सब, ये इसके हानि है। अब है बाइंडर्स, लास्ट टॉपिक है आज के केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत बढ़िया है, काफी किया है हमने, देखना आप भी। बाइंडर ऐसे, बाइंडर का मतलब क्या, बाइंड का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को, इसको योजक कहते हैं, यहां लिखा नहीं है, इंग्लिश में ही बाइंडर कर दिया है, योजक। बाइंडर माने जोड़ने वाले, चिपकाने वाले किसी चीज को, जो हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं उनको चिपकाने में काम आते हैं। ये उदाहरण से समझ में आएंगे। उदाहरण देखो आप, है जो उदाहरण गोंद का देखो, पहले सबसे पहले गोंद क्या है, पौधों से मिलती है, गोंद पौधों से मिलती है, पर गोंद के लड्डू बनते हैं, आपने देखा होगा, लड्डू बना आटे का, उसमें गोंद मिलाते हैं तो जुड़ जाता है लड्डू, लड्डू चिपक जाता है, एक आकार ले लेता है निश्चित तौर पे। अब पूरा आइडिया समझ में आ गया। हाँ यार, पहले समझ में नहीं आ रहा यार बाइंडर क्या करेगा, क्या यूज है बाइंडर का डेली लाइफ में, परंतु यूज दिख गया हमको गोंद के उदाहरण लेके कि गोंद जोड़ने का काम करता है किसी अणुओं को, बिखरे जो अणु पड़े। तो ये सब क्या होते हैं, बाइंडर या योजक, जो खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं ताकि सामग्री को आपस में बांधा जा सके और इच्छित बनावट प्राप्त कर सके। ठीक है, देखिए आप इसके काम क्या क्या है। भोजन की बनावट में सुधार करते हैं, भोजन के आकार को बनाए रखते हैं और खाद्य पदार्थों की स्थिरता बनाए रखते हैं, स्टेबिलिटी। भाई जैसा हमने जोड़ के रखा है बाइंडर से, ऐसा ही हमारा लड्डू दिखना चाहिए। देखो, और ये मेंस का पार्ट है, फिर कह रहा हूं, फर्टिलाइजर, बाइंडर, स्वीटनर, तीनों आज के टॉपिक मेंस के थे। लगभग मेरे जो अभी तक जितने मैंने डेली साइंस में अभी पढ़ाए हैं केमिस्ट्री में, लगभग सभी मेंस में थे वो। वहीं से हम प्रेरित हुए हैं कि भाई ये प्री का पार्ट हो सकता है, क्योंकि वहां कहीं डिफाइन नहीं है। आप ना भी पढ़ के जाएं केमिस्ट्री,
प्री के लिए, तो भी शायद मेरे हिसाब से आप कह नहीं सकते कि पेपर कहाँ से आएगा, तब भी नहीं पता लगेगा। पर ये हम आइडिया लेके चल रहे हैं कि सिलेबस डिफाइन नहीं है, पर बेसिक वाली बात आती है ना, बेसिक किताबें वो 6 to 10 एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो, राजस्थान बोर्ड प्रेफर कर सकते हो आप, वहां सभी दिए हुए हैं ये। अब देखो सामान्य बाइंडर कौन से हैं, डेली लाइफ स्टार्च होता है, स्टार्च मैंने बताया था, स्टार्च का एक मोनोमर होता है नेचुरल, सॉरी पॉलीमर होता है स्टार्च, जो कि ग्लूकोज से बनता है। और स्टार्च कहाँ मिल रहा था, अनाजों में मिल रहा था। स्टार्च हमारे कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, जो हम डाइट लेते हैं, चावलों में मिलता है, अनाजों में मिलता है, आपके उनमें मिलता है, क्या कहेंगे, आलू में मिलता है। तो ये भी स्टार्च भी एक क्या है, बाइंडर है, ये भी जोड़ने का काम करता है। दूसरा जिलेटिन, जिलेटिन पशु प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन है जिलेटिन, पर ये भी बाइंडर है। जिलेटिन भी एक बाइंडर है जो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल प्लांट से मिल रहा है, एनिमल प्रोटीन से मिल रहा है, परंतु अनाज से क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। ठीक है, याद रखना है ये जो तीसरा अगर अगर नाम है बाइंडर का, अगर अगर ये मिलता है समुद्री शैवाल से, अगर अगर मिलता है सीवीड से, समुद्र में जो शैवाल पाया जाता है, एल्गी मिलती है, सीवीड कहते हैं जिसे, उससे अगर अगर नाम का बाइंडर मिलता है। चौथा पेक्टिन, पेक्टिन नाम का योजक या बाइंडर मिलता है फलों से, जो कि जैम या जेली बनाने में काम में आता है। ये पेक्टिन नाम का, ये जो पेक्टिन है, पेक्टिन यूज्ड इन जेल, सॉरी पेक्टिन, कई बार पता नहीं पेन में कोई समस्या आ जाती है। जैम एंड जेली, जैम आपने खाए होंगे सबने, जेली आती है, एक आता है ना जेली सी, एक टॉफी सी आती है, उन सब में ही होता है ये पेक्टिन है जो। और कहां से मिलता है, फलों से मिलता है। ये भी एक बाइंडर है, कि जो आपको जेल दिखाई दे रहा है ना, वो एक संरचना में हो सकता है वो बनने से पहले बहुत फैला फैला हो, लेकिन जैसी पेक्टिन नाम का योजक या बाइंडर डाला, वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कंपोजिट हो गया, थोड़ा जुड़ गया, वो उसने एक आकार ले लिया। और लास्ट में गोंद है जो पौधों से मिलती है, और गोंद का तो सबको पता है जोड़ने में काम आता है, गोंद के लड्डू बनते हैं बहुत अच्छे। गोंद पहले चिपकाने में काम में आता था, आज तो बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। वर्षों पहले, सालों हजारों पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो जंगलों में रहा करते थे, वहाँ कहाँ होती होंगी चीजें ये आज वाली, सब नेचुरल था, तो गोंद से चिपकाने में काम में लेते थे बहुत चीजों को। बहुत सारी पांडुलिपियां आदि मिली हैं उस समय की जो नेचुरली चिपकी हुई हैं, वो भी एक बाइंडर थे नेचुरल है जो। फिर बाइंडर के उपयोग कहाँ है, बेकरी उत्पादों में काम में आती है, मिष्टान उत्पादों में आती है, जैसे कैंडी बनती है, चॉकलेट बनती है, सब में बाइंडर होते हैं। गोली और कैप्सूल जो होते हैं, औषधि जो बनती है, मेडिसिन जो देखते हो, उनमें भी बाइंडर का प्रयोग होता है। तो हमारे आज के टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। हमने फर्टिलाइजर पढ़े, फर्टिलाइजरों में हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिन्हें मैन्योर कहते हैं वो पढ़े, इनऑर्गेनिक पढ़े, इनऑर्गेनिक जो हैं जो केमिकल लेबोरेटरी में केमिकली बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जा रहे हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, आदि आदि। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, फर्टिलाइजर हमने न्यूट्रिएंट के आधार पे पढ़े कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट जैसे एनपीके होता है, अन्य न्यूट्रिएंट होते हैं, मैंगनीज होता है, बोरॉन होता है और फास्फोरस, बहुत सारे पढ़े, कैल्शियम होता है, उनके आधार पे वर्गीकरण देखा। उसके बाद हमने जैव फर्टिलाइजर पढ़े, बायो फर्टिलाइजर जिन्हें कहते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, एंड ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी था। उसके बाद हमने स्वीटनर पढ़े अभी जस्ट आपके थोड़ी देर पहले, और अभी हमने बाइंडर पूरा किया है। तो 3 छोटे छोटे टॉपिक थे, परंतु एक आध दो भी क्वेश्चन यदि गलती से फंसता है, आता है तो ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, मेंस का हिस्सा है, मेंस के सिलेबस का। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ी देर में, जुड़िए आप लोग 1 मिनट लेके।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज अ पेन रिलीवर, भाई इनमें से कौन सी ऐसी दवाई है जो दर्द निवारक है। पढ़ाया हुआ है मैंने, ड्रग्स एंड मेडिसिन पढ़ी थी और वो भी डेली लाइफ का हिस्सा है और मेंस का भी पार्ट था वो टॉपिक, इसीलिए पढ़ा था हमने, पॉलीवर भी मेंस का पार्ट था, राइट। तो बताओ जल्दी से आंसर पता हो तो। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक। एक ही आंसर है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवाइयों को कहते हैं एनाल्जेसिक, याद रखना। दर्द निवारक जैसे पैरासीटामोल लेते हो आप, जो सेराडोन वगैरह लेते हो, ये सब एनाल्जेसिक है, पेन को रिलीव करती हैं, ठीक है। पहले एक चलती थी ना ब्रूफेन, गुलाबी सी गोली, वो भी है एक, वो चलती है ना, कई चलती है, बहुत सारी हैं। ज्वर कम करने वाली औषधि को क्या कहते हैं, जो बुखार को कम करती है या ताप को कम करती है शरीर के। What is the medicine used to reduce fever? कौन सी है बताओ। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक। देयर इज ओनली वन आंसर, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ऐसी दवाइयां होती हैं जो ज्वर को कम करती हैं और एनाल्जेसिक ऐसी हैं जो पेन को कम करती हैं। चले आगे। What is the main function of antibiotic medicine? एंटीबायोटिक दवाइयों का, औषधियों का मुख्य कार्य क्या होता है? दर्द कम करना। मेन काम पूछा है, कंफ्यूज हो सकते हो। जीवाणु को नष्ट करना, बुखार कम करना, घाव भरना। नाम में ही छुपाओ एंटीबायोटिक, मतलब बैक्टीरिया को खत्म करने वाले, यानी जीवाणुओं को नष्ट करती है। बी इज द आंसर, जीवाणुओं को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवाई है? इनमें से बताओ आप, है जो एस्पिरिन, पेनिसिलिन, आयोडीन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो है नहीं, आपको पता है। क्लोरोफॉर्म से तो बेहोश हो जाते हैं लोग, है जो, तो ये तो नहीं है, ये तो नशा वाली हो गई। आयोडीन आपको पता ही है, आयोडीन तो बिल्कुल नहीं है। आयोडीन एंटीसेप्टिक है, आयोडीन तो जब घाव हो जाता है, जब काम में आती है, कट लग जाता है कहीं पे। और एस्पिरिन और पेनिसिलिन, बताओ बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में कौन सी एंटीबायोटिक है? तो देयर इज ओनली वन आंसर, पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, ठीक है। और एस्पिरिन भी नहीं है एंटीबायोटिक, पर एस्पिरिन को मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में आएगी। तो आंसर है पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक के बारे में हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, क्या था? एनाल्जेसिक इज यूज्ड टू रिलीव द पेन, यानी पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है जो पेन रिलीवर है, एनाल्जेसिक है? बताओ जल्दी से। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। देखो, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों ही एंटीबायोटिक हैं। तीनों क्या है बच्चों? तीनों ही एंटीबायोटिक हैं। तो एक ही उत्तर बचा एनाल्जेसिक का, कौन सा? एस्पिरिन। और मैंने बताया भी था, एस्पिरिन ब्लड को भी पतला करने में काम में आती है। जो हार्ट की बीमारी रहती है जिन्हें, उनके लिए भी एस्पिरिन काम में आती है और एक दर्द निवारक का काम भी है। लाइफ सेविंग ड्रग भी कह देते हैं एस्पिरिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि एनाल्जेसिक एवं एंटीपायरेटिक दोनों हैं? मतलब एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी, अब तो याद हो जाने चाहिए। और अब आप दवाइयों को देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाया करेगा, ये एंटीपायरेटिक है, ये एंटीसेप्टिक है, ये एनाल्जेसिक है, ये एंटीबायोटिक है। सही है ना? तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों के गुण, मतलब दर्द को भी कम करेगी और तापमान को भी कम करेगी शरीर के, यानी ज्वर को भी कम करेगी, बुखार को भी कम करेगी, दोनों के गुण रखती है। वो केवल एक ही दवाई है इसमें, पैरासीटामोल। घर घर की ये मित्र है पैरासीटामोल, हर जगह मिल जाएगी आपको। डोलो 500 और डोलो आदि चलती है ना, पैरासीटामोल ही होता है, उसका मूल कंपोनेंट पैरासीटामोल होता है। जो दवाई लेते हो आप, जो डोलो आदि लेते हैं बुखार के लिए, उनमें पैरासीटामोल ही होता है, और खुद पैरासीटामोल नाम से भी आता ही है। तो कैसा है? एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक, यानी दर्द भी कम करेगा हल्का फुल्का, और बुखार को भी कम करता है पैरासीटामोल। ये सेफ बताते हैं इसको, इसीलिए बहुत ज्यादा यूज होता है, परंतु डॉक्टर के सलाह के बिना
आयोडीन भी मत लो, मतलब कुल मिला के ये है, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबायोटिक इज और आर करेक्ट? कौन से कथन एंटीबायोटिक के संबंध में सही हैं? पहला कथन, एंटीबायोटिक वायरल संक्रमण में प्रभावी होते हैं। क्या ऐसा है? एंटीबायोटिक यानी जीवाणुओं के विपरीत, ना कि वायरल के। एंटीवायरल आएगी दवाई वायरल के लिए, यदि कोई वायरस आ गया शरीर में तो उसके खिलाफ दवाई आएगी एंटीवायरल, नॉट एंटीबायोटिक। तो पहला तो गलत है कथन ही। सेकंड, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोगी होते हैं या किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया या जीवाणु, मतलब ही एंटीबायोटिक का यही है, एंटी बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई इट इज एंटीबायोटिक। तो केवल दो उत्तर है इसका, बी इज द ओनली आंसर। एंटीबायोटिक जीवाणुओं को नष्ट करने में प्रयोग में आती है। नेक्स्ट प्रश्न, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में अंतर ऐसा है। क्या अंतर है भाई? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में कोई अंतर होता है। क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट जीवित ऊतकों पर लगाए जाते हैं, वायरल रोगों को रोकने के लिए काम में लिए जाते हैं, उपयोग आते हैं, निर्जीव सतहों पर सूक्ष्म जीवों को मारते हैं और प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं। पहला एक बात देखिए कि इसमें साथ साथ दिए गए हैं डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, और दोनों ही सूक्ष्म जीवों को मारने में काम में आते हैं। एंटीसेप्ट, इसीलिए एक साथ इनको कंपेयर किया गया है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, या कहें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। हिंदी में नहीं लिखा है एंटीसेप्टिक, क्या कहेंगे आप, देखना है, आपके लिए होमवर्क है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, जरूर देखना आप ये जो। तो इनमें अंतर इसलिए पूछा गया है क्योंकि दोनों के कॉमन गुण हैं, पर तरीका अलग है, कौन सा कहां काम में आएगा, कौन सा कहां काम में आएगा। एंटीसेप्टिक भी माइक्रोब्स को मारता है, छोटे सूक्ष्म जीवों को मारने में काम में आते हैं, और ये डिसइंफेक्टेंट है ना, ये भी, सॉरी, ये एंटीसेप्टिक वही काम कर रहा है और डिसइंफेक्टेंट ही कर रहा है, परंतु यूज अलग अलग हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एंटीसेप्टिक, हमारे जैसे त्वचा पे कोई घाव लग जाए तो हमें यहां कोई, मतलब क्या कहें, सूक्ष्म जीव कोई आ गया, भाई घाव लगते मतलब हमें डर है कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, कोई सूक्ष्म जीव नहीं घुस जाए, कोई प्रतिजन नहीं घुस जाए हमारे बॉडी में, नुकसान नहीं कर दे, तो एंटीसेप्टिक लगा देते हैं हमारे यहां पे, ठीक है, और उसी काम को डिसइंफेक्टेंट करता है। परंतु डिसइंफेक्टेंट हमारी बॉडी पे नहीं लगाया जा सकता। डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रोब्स को मारता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है, परंतु कहां? नॉन लिविंग सरफेस पर। दोबारा सुनना, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही किसको मारते हैं? सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, परंतु एंटीसेप्टिक हमारे लिविंग थिंग है, हम इंसान लिविंग थिंग है भाई, तो हमारी जो बॉडी पे आ गया कोई घाव हो गया या सूक्ष्म जीव आ गया, उसको मारने में एंटीसेप्टिक का प्रयोग है। परंतु डिसइंफेक्टेंट मारेगा सूक्ष्म जीवों को, परंतु मैदान अलग है, युद्ध का मैदान अलग है, वो मारता है निर्जीव सतहों पर। दोनों सूक्ष्म जीवों की सफाई करते हैं, एक लिविंग थिंग पे करता है, एक नॉन लिविंग स्पेस पे करता है। एंटीसेप्टिक हमारे ऊपर प्रयोग की जा सकती है, जीवित लोगों के ऊपर, जीवित प्राणियों के ऊपर, वहीं डिसइंफेक्टेंट निर्जीव सतहों पे काम में आता है। अब एंटीसेप्टिक के उदाहरण, हल्दी को एंटीसेप्टिक कहते हैं, आपको पता है, बहुत सारी चीज, आयोडीन एंटीसेप्टिक है। फिर डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण बताओ। डिसइंफेक्टेंट जो आप पोंछा लगाते हो, घरों में पोंछा लगवाते हो, फिनॉल का पोंछा लगवाते हो ना, कई बार आप लगाते हैं सभी घरों में, वो जो डालते हो ना आप, एक लिक्विड सा आता है, उसमें डिसइंफेक्टेंट ही होता है, फिनॉल आता है। फिनॉल आप जो अपने वॉश बेसिन की सफाई करते हो, अपने वॉशरूम की सफाई करते हो, वहां सब डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि वो सब सरफेस, चाहे आपका धरातल हो, चाहे आपका वॉशरूम हो, चाहे आपका कुछ और कोई जगह हो, किचन में कोई स्लैब वगैरह साफ करनी हो, सब क्या है? निर्जीव सतह हैं। इसको आप डिसइंफेक्टेंट को खुद यूज नहीं कर सकते लिविंग थिंग में, वरना जहर की तरह काम करेगा, नुकसान कर जाएगा। ये अंतर है दोनों में, काम एक सही है, दोनों सूक्ष्म जीव मार रहे हैं, एक लिविंग सरफेस, एक नॉन लिविंग सरफेस पे। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ज्वर को कम करने वाली दवाएं हैं? और ज्वर को कम करते हैं या बुखार को कम करते हैं, उनको कहते हैं एंटीपायरेटिक, बताया हुआ है मैंने। एनाल्जेसिक, दर्द को कम करती हैं, तो देखो आप, पैरासीटामोल, एस्पिरिन और पेनिसिलिन। पैरासीटामोल सबको पता है, थोड़ी देर पहले ही बताया, एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है,
और एस्पिरिन भी होता है बच्चों एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। एस्पिरिन को भी काम में लेते हैं, हमें जो बुखार को कम करने में काम आती है एस्पिरिन भी। एस्पिरिन और पैरासीटामोल दोनों ताप को कम करती हैं, ज्वर को कम करती हैं, एंटीपायरेटिक होती हैं। परंतु पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक था, अभी पढ़ा था। तो तीसरा उत्तर नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीधा उत्तर आ गया ए इज द ओनली आंसर। पैरासीटामोल और एस्पिरिन दोनों ज्वर को कम करेंगी, एंटीपायरेटिक होती है। थोड़े अलग थे, अलग तो क्या थे, मतलब अभी तक जितनी क्लासेज हमने पढ़ते आए हैं केमिस्ट्री की, जनरली प्रीलिम्स में मेडिसिन या ड्रग नहीं पढ़ते हैं। दैट्स वाई ये अलग थी क्लासेज मेरी थोड़ी सी। और ऐसा नहीं अलग, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा अलग है, पर मेंस में आता है जनरली, पर इनको प्रीलिम्स में भी लेके चल रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में ये प्रश्न आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला और डिसइंफेक्टेंट वाला जो पढ़ा है, सीधे प्रश्न आए हुए हैं ये यूपीएससी में, ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने ये डाले थे, और ये दैनंदिन जीवन का हिस्सा है दवाएं आजकल, ठीक है, इसीलिए हम पढ़ी थी हमने। अब प्रश्न आते हैं नहीं आते हैं, वो हमारा किस्मत का खेल है। कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, हो सकता है फिजिक्स में से सारे आ जाए, कई बार केमिस्ट्री, कई बार बायोलॉजी। तो पढ़ना सब कुछ है, प्रयास करना है, और कम समय ले रहे, ज्यादा लिया भी नहीं हमने, राइट। अब लास्ट में ये दवाओं के ऊपर छोटा सा वर्गीकरण यहां लिख दिया है आपके लिए नोट्स के तौर पे, क्योंकि ये पीडीएफ आपको डाली जाती है तो आप पढ़ सकते हो, छोटे से नोट्स बना सकते हो। तो देखो, एंटीबायोटिक क्या करती है, वायरस पर काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक नाम तो क्लियर है, बायोटिक के खिलाफ यानी बैक्टीरिया के खिलाफ, लेकिन वायरस के खिलाफ काम नहीं करेगी। एनाल्जेसिक दर्द को कम करती है, एंटीपायरेटिक बुखार कम करती है, एंटीसेप्टिक जीवित ऊतकों पर आती है। जैसे हमारी बॉडी जीवित ऊतक है, जीवित टिश्यू है, लिविंग थिंग है, हम लिविंग टिश्यू है, उस पर हमारा एंटीसेप्टिक काम करता है। वही डिसइंफेक्टेंट निर्जीव सतहों पर काम में लिया जाता है, जैसे कि फिनॉल, मैंने यहां लिखा भी उदाहरण, फिनॉल से सफाई की जाती है। फिनॉल सुना होगा आपने, देखा होगा, 100% घरों में सफाई होती है। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट कहते हैं, दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करोगे तो दवाओं का प्रतिरोध पैदा हो जाएगा बॉडी में। जैसे कि एंटीबायोटिक का प्रयोग के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कि आप एंटीबायोटिक का मिस यूज करोगे तो अगली बार बॉडी में एएमआर बन जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी, और दुनिया की सबसे ज्यादा यूज आने वाली या अत्यधिक प्रभावी जो इफेक्टिव होती हैं रोगों को लड़ने के लिए, वो एंटीबायोटिक होती हैं। और जिस दिन इन्होंने काम करना बॉडी में कम किया, उस दिन बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने एक उद्बोधन में भी ये बोला था कि एंटीबायोटिक का उपयोग कम किया जाए, एएमआर बन रहा है। तो ये खतरनाक चीज़ें हैं, और ये इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा ओपन होना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें और कुछ परिवर्तन हम ला सकें दैनंदिन जीवन में, खुद के जीवन में, साथ ही अपने आसपास के लोगों के जीवन में। यही एक शिक्षा का लाभ होता है। शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो खुद के घर के उजाले के साथ साथ जहां आप रह रहे हो, जिस वातावरण में, उसमें भी उजाला करता है। तो पढ़ाई के माध्यम से ये सबसे पहली सीख तो यही होती है। जॉब बाद की बात है कि पढ़ने से जॉब भी मिल रही है, वो तो फिर दोनों हाथों में फिर लड्डू लड्डू हैं। ठीक है साहब, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड मेरे एंड से। फिर भी आपको कहीं लगे कि सर ये टॉपिक्स हम और कर सकते हैं, ये आते हैं पेपरों में, मुझसे हो सकता है छूट गए हों, बहुत कुछ होता है, मैंने प्रयास पूरा किया है, फिर भी छूटा हो तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई क्लास बना दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, फिर नई क्लास में फिजिक्स के साथ मिलते हैं आपसे। ठीक है, होप आपको सही लग रहा होगा, नहीं कुछ लगे तो जरूर कमेंट करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है साहब, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।